नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। जेईई मेंस और नीट यूजी परीक्षा अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सितंबर में होगी। कोविड महामारी को देखते हुए जेईई मेंस के परीक्षा केंद्रों की संख्या 570 से बढ़ाकर 660 और नीट यूजी के केंद्रों की संख्या 2546 से बढ़ाकर 3843 की गई। सरकार ने टोल शुल्क में किसी भी प्रकार की छूट के लिए फास्टैग अनिवार्य किया। क्रिसिल की रिपोर्ट के अनुसार लॉकडाउन के दौरान अप्रैल से जुलाई में मनरेगा कामगारों की आय बढ़कर दोगुनी हुई। उत्तर प्रदेश सरकार ने सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों पर 30 सितंबर तक प्रतिबंध लगाया। जीआई टैग वाले कश्मीरी केसर के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ई नीलामी पोर्टल शुरू। और मौसम विभाग ने पूर्वी, उत्तरी और मध्य भारत में अगले 5 दिनों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। समाचार प्रभात के इस अंक में अपने सहयोगी देवेंद्र त्रिपाठी के साथ मैं विशाल शर्मा। जेईई मेंस और नीट यूजी प्रवेश परीक्षा अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सितंबर में आयोजित की जाएंगी। जेईई मेंस की प्रवेश परीक्षा 1 से 6 सितंबर तक और नीट यूजी परीक्षा 13 सितंबर को आयोजित की जानी है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मुख्य संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मेंस और राष्ट्रीय पात्रता और स्नातक स्तर की प्रवेश परीक्षा नीट यूजी के लिए परीक्षा केंद्रों की संख्या काफी बढ़ा दी है। एजेंसी ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के कारण सामाजिक दूरी बनाए रखने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए देश भर में परीक्षा केंद्रों की संख्या जेईई मेंस के लिए 570 से बढ़ाकर 660 और नीट यूजी 2020 के लिए 2546 से बढ़ाकर 3843 कर दी गई है। इस साल करीब 8.5 लाख परीक्षार्थियों ने जेईई मेंस के लिए और लगभग 16 लाख ने नीट यूजी के लिए पंजीयन कराया है। एहतियाती उपाय के तौर पर नीट यूजी परीक्षा में एक कक्ष में प्रतिभागियों की संख्या 24 से घटाकर 12 कर दी गई है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने फरवरी 2019 के पुलवामा हमले के मामले में आज 19 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। इन लोगों पर पाकिस्तान के इशारे पर हमला कराए जाने का आरोप है। 13,500 पन्नों वाली चार्जशीट कल एनआईए की जम्मू स्थित विशेष अदालत में दायर की गई। इसमें जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मौलाना मसूद अजहर और उसके भाई अब्दुल रऊफ असगर और भतीजे उमर फारूक का नाम शामिल है। हमले को अंजाम देने वाले आत्मघाती हमलावर आदिल डार को पनाह देने और उसका आखिरी वीडियो बनाए जाने के जुर्म में पुलवामा से गिरफ्तार किए गए लोगों के नाम भी आरोप पत्र में शामिल किए गए हैं। आदिल डार ने दक्षिणी कश्मीर में लेथपुरा के पास केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के काफिले पर 200 किलोग्राम विस्फोटकों से लदी एक कार टकरा दी थी। एनआईए ने वीडियो सबूतों और गिरफ्तार आतंकवादियों तथा उनके साथियों के बयान के आधार पर पुलवामा हमले का पर्दाफाश किया था। हमले के सिलसिले में एनआईए अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। सरकार ने पूरे देश के राजमार्गों पर टोल प्लाजा पर किसी भी छूट के लिए फास्टैग अनिवार्य कर दिया है। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्बाध यात्रा सुनिश्चित करने के लिए यह फैसला किया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वैध फास्टैग वाले वाहनों को 24 घंटे के अंदर वापसी यात्रा करने पर छूट और अन्य रियायतें देने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम 2008 में संशोधन किया है। मंत्रालय ने बताया कि संशोधन के बाद छूट स्वतः मिलेगी और 24 घंटे के अंदर वापसी यात्रा करने वाले वाहनों के लिए पूर्व जानकारी देना जरूरी नहीं होगा। वित्त मंत्रालय के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा है कि कोरोना महामारी के संक्रमण के कम हो जाने और लोगों के मन से महामारी का मनोवैज्ञानिक भय दूर हो जाने पर सरकार दूसरे प्रोत्साहन पैकेज के बारे में विचार कर सकती है। एक कार्यक्रम में केंद्रीय व्यय सचिव टीवी सोमनाथन ने कहा कि देश में फिलहाल आर्थिक गतिविधियां रुकी हुई हैं और इनका सरकार के कुछ करने या न करने से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि महामारी ने लोगों के मन में डर पैदा किया है।
श्री सोमनाथन ने कहा कि देश के कई भागों में स्वास्थ्य स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है और सिनेमाघरों, मॉल्स तथा रेस्तरां जैसी तमाम गतिविधियों पर बहुत बुरा असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि हाल में सरकार ने लाभार्थियों के खातों में जो राशि अंतरित की है, उसका 40% हिस्सा उन्होंने खर्च नहीं किया है। सरकार ने एक महत्वपूर्ण घोषणा में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को इस बात की अनुमति दे दी है कि वे पहले आयातित वस्तुओं का निपटान कर लें और बाद में 14 दिन के अंदर सीमा शुल्क का भुगतान करें। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी ने कहा कि इस उपाय से सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों द्वारा आयातित वस्तुओं का निपटान तेजी से हो सकेगा। बोर्ड ने कहा कि सीमा शुल्क के बाद में भुगतान की योजना पहली बार नवंबर 2016 में मान्यता प्राप्त आयातकों के लिए स्वीकृत की गई थी। इन आयातकों को दस्तावेजों के उचित रखरखाव, सुरक्षित आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था और वैधानिक नियमों के बेहतर अनुपालन के आधार पर सीमा शुल्क विभाग से अनुमोदित किया जाता है। सरकार ने एयर इंडिया के विनिवेश की सीमा इस वर्ष 30 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। बोली लगाने की इच्छुक कंपनियों के अनुरोध और कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति को ध्यान में रखते हुए ये फैसला किया गया है। राष्ट्रीय विमानन कंपनी की विनिवेश प्रक्रिया इस वर्ष जनवरी में आरंभ हुई थी और चौथी बार इसकी समय सीमा बढ़ाई गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि 2019-20 में 2000 रुपए के नोट नहीं छपवाए गए। अपनी वार्षिक रिपोर्ट में रिजर्व बैंक ने कहा है कि अधिक मूल्य के इन नोटों का चलन घट रहा है। दूसरी ओर 500 रुपए और 200 रुपए मूल्य के नोटों के प्रचलन में 2018 के बाद के 3 वर्षों में संख्या और मूल्य दोनों ही लिहाज से भारी बढ़ोतरी हुई है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पिछले वित्त वर्ष में बैंकों ने कुल 2,96,000 जाली नोटों का पता लगाया। रिजर्व बैंक ने यह भी कहा है कि उसने 100 रुपए के वार्निश किए हुए नोट परीक्षण के तौर पर शुरू करने के लिए कई प्रयास किए हैं। बैंक धोखाधड़ी से जुड़े भगोड़े नीरव मोदी के मामले में पंजाब नेशनल बैंक को 24 करोड़ 33 लाख रुपए की राशि की पहली किस्त प्राप्त हुई है। बैंक ने कंपनी मामलों के मंत्रालय को यह जानकारी दी है। मंत्रालय ने कहा है कि भारत सरकार के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि है। कोरोना संक्रमण के दौरान लागू पूर्णबंदी में मनरेगा श्रमिकों की औसत आय दोगुनी हुई है। क्रिसिल की रिपोर्ट के अनुसार मौजूदा वित्त वर्ष के पहले 4 महीनों में मनरेगा के अंतर्गत अकुशल श्रमिकों की आय लगभग दोगुनी होकर 1,000 रुपए प्रतिमाह हो गई। अप्रैल से लेकर जुलाई तक की अवधि में योजना के तहत कार्य निष्पादन में 46% की बढ़ोतरी हुई। इस दौरान औसत दैनिक पारिश्रमिक में 12% की वृद्धि हुई। रिपोर्ट के अनुसार मनरेगा पर सरकार के विशेष ध्यान देने का मूल कारण कोविड महामारी के दौरान प्रवासी श्रमिकों का वापस अपने गांव लौटना था। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और गुजरात में मनरेगा पर विशेष ध्यान दिया गया। यहां कार्य आवंटन में वित्त वर्ष के पहले 4 महीनों में 50% से अधिक की वृद्धि हुई। सरकार ने 2020-21 के केंद्रीय बजट में मनरेगा के लिए 61,500 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। बाद में इसमें कोरोना महामारी के दौरान ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मदद के लिए 40,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस कोष की 50% से अधिक राशि वित्त वर्ष के पहले 4 महीनों के दौरान खर्च की गई। मनरेगा के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को वर्ष में कम से कम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने का प्रावधान है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर फिर से मुख्य समाचारों पर। जेईई मेंस और नीट यूजी परीक्षा अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सितंबर में होगी। कोविड महामारी को देखते हुए जेईई मेंस के परीक्षा केंद्रों की संख्या 570 से बढ़ाकर 660 और नीट यूजी के केंद्रों की संख्या 2,546 से बढ़ाकर 3,843 की गई। सरकार ने टोल शुल्क में किसी भी प्रकार की छूट के लिए फास्टैग अनिवार्य किया। क्रिसिल की रिपोर्ट के अनुसार लॉकडाउन के दौरान अप्रैल से जुलाई में मनरेगा कामगारों की आय बढ़कर दोगुनी हुई। उत्तर प्रदेश सरकार ने सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों पर 30 सितंबर तक प्रतिबंध लगाया। जीआई टैग वाले कश्मीरी केसर के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ई नीलामी पोर्टल शुरू और मौसम विभाग ने पूर्वी, उत्तरी और मध्य भारत में अगले 5 दिनों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। देश में कोविड संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और ये करीब 76% पर पहुंच गई है। नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया कि लगातार किए जा रहे प्रयासों से देश भर में 24 लाख से अधिक लोग इस संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में देश भर में 66,000 से अधिक रोगी कोविड से ठीक हुए हैं। देश में अब तक स्वस्थ हुए मरीजों की संख्या
सक्रिय मामलों की संख्या से तकरीबन 3.5 गुना हो गई है। पिछले 25 दिनों में स्वस्थ हुए लोगों की संख्या में 100% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। महामारी से होने वाली मृत्यु की दर में भी लगातार गिरावट आ रही है। अब तक इस महामारी से मौत का शिकार हुए लोगों की कुल संख्या 58,390 है। भारत में कोविड-19 के नमूनों की जांच क्षमता लगातार बढ़ रही है। एक दिन में 9,25,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। अब तक कुल 3,68,27,520 नमूनों की जांच की जा चुकी है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर के महानिदेशक बलराम भार्गव ने बताया कि टेस्ट, ट्रैक एंड ट्रीट की रणनीति का कड़ाई से पालन कर यह महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की गई है। दिल्ली में पिछले एक दिन में कोरोना संक्रमण के 1,544 नए मामले दर्ज किए गए, जिससे संक्रमित लोगों की कुल संख्या 1,64,000 से अधिक पहुंच गई है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संक्रमित 1,47,000 से अधिक व्यक्ति अब तक स्वस्थ हुए हैं। राष्ट्रीय राजधानी में संक्रमण से जान गंवाने वालों की संख्या 4,330 हो गई है। दिल्ली में अभी कोरोना के 11,998 सक्रिय मामले हैं। पंजाब विधानसभा के 28 अगस्त से शुरू होने वाले एक दिन के सत्र से पहले राज्य के उद्योग और वाणिज्य मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा और पटियाला जिले के 2 विधायक कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। उन्होंने स्वयं को चंडीगढ़ स्थित सरकारी आवास में क्वारंटीन कर लिया है। एक ट्वीट में उन्होंने अपने संपर्क में आए लोगों से कोविड परीक्षण कराने की अपील की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में सभी तरह के सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों पर 30 सितंबर तक रोक लगा दी है। राज्य के अतिरिक्त मुख्य गृह सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने इस संबंध में एक आदेश जारी कर किसी भी तरह के जुलूस और झांकियां निकालने पर रोक लगा दी है। आकाशवाणी से बातचीत में श्री अवस्थी ने कहा कि इस आदेश का हर हाल में पालन होना चाहिए। एक स्थान पर 5 से अधिक लोगों के एकत्र होने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। आदेश के अनुसार ये सारे प्रतिबंध इस आशंका को देखते हुए लगाए गए हैं कि असामाजिक तत्व कानून व्यवस्था तथा सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उनकी सरकार कोरोना महामारी से लोगों को बचाने का हर संभव प्रयास कर रही है। राज्य में कोरोना संक्रमण में बढ़ोतरी को देखते हुए मुख्यमंत्री ने कल शाम सभी जिलाधिकारियों को घर घर जाकर निगरानी करने, संक्रमितों के संपर्क का पता लगाने और जांच बढ़ाने का निर्देश दिया। राज्य के छोटे शहरों तक भी कोरोना संक्रमण का फैलाव हो रहा है। कानपुर और लखनऊ जैसे अधिक संक्रमित शहरों के अलावा छोटे शहरों में भी 24 घंटे में 100 से अधिक लोगों में संक्रमण की पुष्टि हो रही है। पूरे राज्य में कल 5,124 लोग संक्रमित पाए गए। बिहार में कोरोना महामारी से ठीक होने की दर बढ़कर 84% हो गई है, जो राष्ट्रीय औसत से 8% अधिक है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अस्पतालों से स्वस्थ होकर छुट्टी लेने वाले लोगों की बढ़ती दर से राज्य में उपचार करा रहे रोगियों की संख्या घटकर 19,651 हो गई है। पिछले 24 घंटे में संक्रमित मरीजों की तुलना में स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या अधिक है। इस दौरान 3,169 मरीज स्वस्थ हुए हैं, जबकि 1,444 लोग संक्रमित। अब तक 1,04,531 मरीज कोरोना को मात दे चुके हैं। पॉजिटिविटी की दर घटकर 1.9% हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के कारण 644 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। पूरे राज्य में अब तक 25 लाख से अधिक लोगों की कोरोना जांच हो चुकी है। कंटेनमेंट जोन और बाढ़ प्रभावित इलाकों में रहने वाले लोगों की जांच आज से तेज की जाएगी। इस बीच राज्य सरकार ने मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में काम करने वाले पीजी और एमबीबीएस इंटर्नशिप छात्रों को कोरोना महामारी में सेवा करने के एवज में 1 माह के बराबर प्रोत्साहन राशि देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। असम में अब तक कोविड के 20 लाख परीक्षण किए गए हैं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बताया कि राज्य में फरवरी में पहली प्रयोगशाला खोले जाने के बाद अब 17 प्रयोगशालाएं कार्यरत हैं। उन्होंने बताया कि प्रति 10 लाख 58,356 परीक्षण किए गए हैं। राज्य में 19,274 सक्रिय मामले हैं, जबकि 73,000 से अधिक रोगियों को स्वस्थ होने के बाद छुट्टी दे दी गई है। गुजरात में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 1,096 नए मामले सामने आए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में कोविड से स्वस्थ होने की दर में और सुधार हुआ है और अब ये 80.12% हो गई है।
गुजरात में अब तक 18,91,000 से अधिक लोगों का कोविड-19 के लिए परीक्षण किया गया है, जिसमें से 72,577 परीक्षण कल एक ही दिन में किए गए। कल सामने आए संक्रमण के 1,096 नए मामलों में से सबसे अधिक 169 मामले सूरत में दर्ज हुए। अहमदाबाद में 145 मामले सामने आए, जबकि वडोदरा में 90 मामले दर्ज हुए। राज्य में कोविड-19 के मामलों की कुल संख्या बढ़कर 88,942 हो गई है। राज्य में 14,751 सक्रिय मामले हैं, जिसमें से 79 मरीजों को वेंटिलेटर पर रखा गया है। दूसरी ओर कल 1,011 मरीजों को अस्पतालों से छुट्टी दी गई। इसके साथ ही ठीक होकर अस्पतालों से छुट्टी पाने वाले मरीजों की कुल संख्या 71,261 हो गई है। कल 20 मरीजों की मृत्यु हो गई। इसके साथ ही राज्य में कोविड-19 से जान गंवाने वाले मरीजों की संख्या 2,930 हो गई है। इस बीच नए मामले सामने आने के बाद अहमदाबाद नगर निगम ने शहर के 34 और क्षेत्रों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन में शामिल किया है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। तमिलनाडु में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 3,91,000 हो गई है। कल इस महामारी के 5,951 नए रोगियों का पता चला। इस बीच राज्य में इंजीनियरिंग, कला और विज्ञान के पूर्व स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले की प्रक्रिया महत्वपूर्ण चरण में पहुंच गई है। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में 6,814 कोविड रोगियों के स्वस्थ होने के साथ राज्य में अब तक 2,04,439 लोग ठीक हो चुके हैं। राज्य में कोविड से स्वस्थ होने की दर भी बढ़कर 70.06% हो गई है। कर्नाटक में अब तक इस महामारी से 4,958 लोगों की मृत्यु हुई है। राज्य में कल 59,787 लोगों की जांच की गई। कोविड-19 के अब तक 25,13,555 परीक्षण कराए गए हैं। कोविड-19 पर लाइव फोन इन कार्यक्रम में भाग लेते हुए नई दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सा सलाहकार डॉक्टर A.K. वार्ष्णेय ने कोरोना संक्रमण से बचने के लिए युवाओं को और अधिक सतर्कता और सभी आवश्यक एहतियात बरतने की सलाह दी है। जो हमारे बुजुर्ग लोग उनको शुरू में ही काफी ज्यादा सावधानियां बरतने के लिए बोला गया था, या जिनको कई बीमारियां, तो उन्होंने काफी सावधानियां बरती। जो हमारा यंग ग्रुप है उनके लिए देखिए कहीं ना कहीं वो एक्टिव ग्रुप बहुत ज्यादा होता है, तो उनमें इन्फेक्शन हो रहा है। लेकिन ये जरूर हम कहेंगे कि ये जो ग्रुप है इनकी इम्यूनिटी लेवल चूंकि बहुत हाई होता है, काफी परसेंटेज इन लोगों में एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन हो, लेकिन हम उनको कहेंगे कि भाई क्या बरतें। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करते हुए जीवन शक्ति योजना के अंतर्गत महिला उद्यमियों ने अब तक 10 लाख से अधिक मास्क बनाए हैं। ये योजना नागरिकों को कम लागत के मास्क प्रदान करने और महिला उद्यमियों को रोजगार देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जीवन शक्ति योजना ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को कोरोना संकट में आत्मनिर्भर बनने के अवसर प्रदान किए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि स्थानीय स्तर पर महिलाओं को रोजगार प्रदान करने और कोरोना संक्रमण से आम लोगों को बचाने के लिए जीवन शक्ति योजना के जरिए राज्य में कम लागत पर बड़ी मात्रा में मास्क बनाने का काम किया जा रहा है। अपनी बहनों जिन्होंने मास्क बनाए, जो बहुत जरूरत, आप सबके साथ मिलकर महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को बहुत सशक्त बनाएंगे। राज्य सरकार द्वारा महिला उद्यमियों को अब तक 1 करोड़ 10 लाख रुपए से अधिक का भुगतान किया गया है। महिला उद्यमी सीमा ने बताया कि हमारे मास्क को जिला स्तर पर 11 रुपए प्रति मास्क की दर से खरीदा जा रहा है। इस लॉकडाउन में शिवराज जी ने जो हमें ये काम दिया 200 मास्क बनाने का जीवन शक्ति योजना के तहत, इससे हमें बहुत फायदा हुआ। एक अन्य महिला उद्यमी ने भी इस योजना की सराहना की। जीवन शक्ति योजना शुरू कर हमारी जैसी हजारों महिलाओं को घर बैठे मास्क बनाने और कमाने का मौका दिया। जीवन शक्ति योजना में 10,000 से अधिक महिलाओं ने मास्क बनाने के लिए अपना पंजीयन कराया है। उल्लेखनीय बात यह है कि महिला उद्यमियों को 2 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले लगभग 20 लाख मास्क बनाने के ऑर्डर पहले ही दिए जा चुके हैं। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। महाराष्ट्र में महाड में इमारत गिरने की दुर्घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल ने कल दुर्घटना स्थल पर और 12 लोगों के शव निकाले। इस त्रासदी के 26 घंटों के बाद चमत्कारिक रूप से 65 वर्ष की एक महिला को मलबे से जीवित निकाला गया। इससे पहले भी 4 साल के एक बच्चे को बचाया गया था। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के महाड शहर में तारिक गार्डन बिल्डिंग ढह जाने के 35 घंटे से ज्यादा समय बीत जाने के बावजूद एनडीआरएफ, स्थानीय पुलिस और अन्य बचाव दल खोज तथा बचाव कार्य में जुटे हैं। उन्हीं के अथक प्रयासों के कारण कल 19 घंटे के बाद एक 4 साल के बच्चे को तथा करीब 26 घंटों के बाद एक 65 साल की महिला को मलबे से जिंदा बचाया गया। इन टीमों के साथ साथ इस कार्य में जुटे क्रेन और जेसीबी ऑपरेटर का भी इस अभियान में विशेष योगदान है और उनके काम की सभी स्तरों में सराहना हो रही है। इस दौरान महाराष्ट्र के राहत तथा पुनर्वास मंत्री विजय
वडेट्टीवार ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए तथा जख्मी लोगों को 50,000 रुपए की मदद की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि इस बिल्डिंग के निर्माण के लिए खराब सामग्री का इस्तेमाल हुआ था और इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शैलेश पाटिल, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। जम्मू कश्मीर के कृषि विभाग ने कश्मीरी केसर के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ई बिक्री पोर्टल तैयार किया है। कृषि विभाग ने NSEIT के सहयोग से भारत अंतर्राष्ट्रीय कश्मीर केसर ट्रेडिंग सेंटर के तहत गुणवत्तापूर्ण GI टैग वाले कश्मीरी केसर की पहुंच सुनिश्चित कराने के लिए ये पोर्टल बनाया है। कश्मीर घाटी के केसर उत्पादक और देश भर के इसके खरीदारों से ई ट्रेडिंग के लिए www.saffroneauctionindia.com पर पंजीकरण कराने को कहा गया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के सलाहकार के शर्मा ने कल केंद्र शासित प्रदेश में अधिक से अधिक क्षेत्रफल में सेब का उत्पादन करने के कार्यक्रम की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में सलाहकार ने कहा कि बागवानी उत्पादों में वृद्धि सुनिश्चित करने के कदम उठाए जा रहे हैं ताकि फलों का उत्पादन बढ़े और बागवानी किसानों की आय में वृद्धि हो। श्री शर्मा ने विभाग को सलाह दी कि अच्छे किस्म के पौधों के उत्पादन और इन्हें किसानों को वितरित करने के लिए वे बेहतर ग्राफ्ट आयात करने की योजना तैयार करें। मौसम विभाग ने पूर्वी, उत्तरी और मध्य भारत में अगले 5 दिनों के दौरान भारी वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। ओडिशा में आज और छत्तीसगढ़ में कल के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने बताया कि उत्तरी बंगाल की खाड़ी और आसपास बने कम दबाव के क्षेत्र के पश्चिमी उत्तर पश्चिमी दिशा की ओर मुड़ने की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अगले 3 दिनों तक सामान्य से भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान के काफी निकट पहुंच गया है। ओडिशा, पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्र और झारखंड तथा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और पश्चिमी राजस्थान में आज से शुक्रवार तक अत्यधिक वर्षा का अनुमान जताया गया है। उधर ओडिशा के अनेक भागों में मूसलाधार वर्षा जारी है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने इस कम दबाव के क्षेत्र के चलते अगले 24 घंटों में समूचे राज्य को भारी वर्षा मिल सकती है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। लगातार हो या रुक रुक कर राज्य के लगभग हर जिले में बारिश जारी है। बंगाल की खाड़ी की उत्तरी हिस्से में कम दबाव का क्षेत्र के चलते ओडिशा में मानसून काफी सक्रिय है। हालांकि वर्तमान में राज्य के किसी भी इलाके में बाढ़ या बाढ़ जैसी स्थिति नहीं है। अगले 24 घंटे तक बारिश होने की पूर्वानुमान के चलते सभी जिला प्रशासन को सतर्क रहने की हिदायत दी गई है। भुवनेश्वर से गिरीश चंद्र दास। और अब एक नजर देश के बाकी हिस्सों के मौसम पर। पश्चिम की बात करें तो मुंबई में भी बादल छाए रहेंगे और सामान्य बारिश हो सकती है। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। चलें चेन्नई, तो बादल छाए रहने और हल्की वर्षा होने का अनुमान है। तापमान 27 और 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। पूरब की बात करें तो कोलकाता में भारी वर्षा होने के आसार हैं। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। उत्तर की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में हल्की वर्षा होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। श्रीनगर में सामान्य वर्षा हो सकती है। न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। गिलगित में तापमान 18 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा, सामान्य वर्षा हो सकती है। वहीं मुजफ्फराबाद में भी सामान्य वर्षा का अनुमान है। तापमान 21 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। पूर्वोत्तर की बात करें तो गुवाहाटी में भी सामान्य वर्षा हो सकती है। तापमान 26 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। समाचार कक्ष से अलका सिंह। विश्व के तेल बाजारों में कच्चे तेल के दाम पिछले 5 महीनों में सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गए हैं। इसका कारण समुद्री तूफान लौरा की वजह से मैक्सिको की खाड़ी में उत्पादन का बंद किया जाना है। ब्रेंट कच्चे तेल के दामों में 73 सेंट की वृद्धि हुई है और ये $43.35 प्रति बैरल हो गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र। जी विशाल। पुलवामा आतंकी हमले में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA द्वारा विशेष अदालत में चार्जशीट दायर करने का समाचार आज के सभी अखबारों ने मुखपृष्ठ पर दिया है। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, मसूद अजहर सहित 19 के खिलाफ आरोप पत्र दायर। अमर उजाला के शब्द हैं, आतंकी पाकिस्तान से लाए थे RDX। दैनिक भास्कर का कहना है, फिर हमले की तैयारी में था जैश, एयर स्ट्राइक देखकर मंसूबा छोड़ा। न्यायालय की अवमानना के दोषी वकील प्रशांत भूषण की सजा पर उच्चतम न्यायालय के फैसला सुरक्षित रखने को भी सभी अखबार
अखबारों ने पहले पन्ने पर दिया है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, सुप्रीम कोर्ट ने भूषण से कहा माफी मांगने में बुराई क्या है। अटॉर्नी जनरल ने कहा प्रशांत भूषण को चेतावनी देकर छोड़ा जाए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत द्वारा पाकिस्तान को बेनकाब करने को अमर उजाला सहित कई अखबारों ने प्रमुखता से दिया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में उजागर किए पाकिस्तानी झूठ, कहा सीमा पार आतंकवाद का सबसे बड़ा प्रायोजक खुद को आतंकवाद का शिकार बनाने की कर रहा कोशिश। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने को भी अखबारों में अहमियत दी गई है। बकौल हिंदुस्तान, अगस्त में मरीजों की संख्या में इजाफा, दिल्ली में बाहरी मरीज और कारोबार खुलने से केस बढ़े। वहीं दैनिक जागरण का कहना है मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी के बाद भी दिल्ली में हालात नियंत्रण में। इकोनॉमिक टाइम्स ने सुर्खी दी है कोरोना से अर्थव्यवस्था को लगा बड़ा झटका। पत्र ने रिजर्व बैंक की सालाना रिपोर्ट के हवाले से लिखा है आर्थिक वृद्धि में तेजी लाने के लिए सरकार को इन्वेस्टमेंट और रिफॉर्म की रफ्तार बढ़ानी होगी। जनसत्ता ने कोरोना महामारी की मृत्यु दर में तेजी से कमी आने को प्रमुखता से देते हुए लिखा है 25 दिनों में मरीजों के ठीक होने की दर में 100% से अधिक की बढ़ोतरी। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुनी गई भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल के इन शब्दों को जनसत्ता ने खेल पृष्ठ पर दिया है, सपने बुनने वाले हर गरीब को प्रेरणा देगा मेरा पुरस्कार। हरिभूमि ने खबर दी है होशंगाबाद में शुरू हुआ मध्य प्रदेश का पहला बाल हितैषी न्यायालय। सुनवाई के दौरान बच्चा तो आरोपी को देख सकेगा लेकिन आरोपी उसे नहीं देख सकेंगे। धन्यवाद देवेंद्र। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जेईई मेंस और नीट यूजी परीक्षा अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सितंबर में होंगी। कोविड महामारी को देखते हुए जेईई मेंस के परीक्षा केंद्रों की संख्या 570 से बढ़ाकर 660 और नए नीट यूजी के केंद्रों की संख्या 2546 से बढ़ाकर 3843 की गई। सरकार ने टोल शुल्क में किसी भी प्रकार की छूट के लिए फास्टैग अनिवार्य किया। क्रिसिल की रिपोर्ट के अनुसार लॉकडाउन के दौरान अप्रैल से जुलाई में मनरेगा कामगारों की आय बढ़कर दोगुनी हुई। उत्तर प्रदेश सरकार ने सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों पर 30 सितंबर तक प्रतिबंध लगाया। जीआई टैग वाले कश्मीरी केसर के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ई नीलामी पोर्टल शुरू। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।